दोस्तों और साथियों, देखो तो सही कैसा कलयुग आ गया है। एक आदमी ने जुए के कर्ज का पैसा चुकाने के लिए दोस्त को अपनी पत्नी सौंप दी, लेकिन पत्नी को यह कभी भी स्वीकार नहीं था। हाँ दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि महाभारत में कैसे कौरवों को पांडवों ने द्रौपदी को जुए पर लगा दिया था और वो हार भी गए थे, और कैसे फिर उसका वस्त्रहरण हुआ था, चीरहरण हुआ था। ये सब ने आपने देखा और आप इस बातों को सुनते भी रहते हो। कौरवों और पांडवों के इस महायुद्ध में और द्रौपदी का जो भी मामला था वो सब आपकी नज़रों के सामने है, लेकिन ये एक कथा लगती थी आपको, ये कहानी लगती थी। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ विस्तार पूर्वक कैसे उस आदमी ने अपने दोस्त को अपनी पत्नी को सौंप दिया, और फिर उसके दोस्त ने जो पत्नी के साथ किया वो बड़ा ही शर्मनाक और बड़ा ही भयंकर और बड़ा ही भयानक था। बात ये नहीं है कि दोस्त ने अपनी पत्नी को दोस्त के हवाले कर दिया, बल्कि उस दोस्त ने जो उसके साथ सलूक किया, जानवरों वाला बर्ताव किया, वो दोस्तों वो बहुत बड़ा मार्मिक था। और फिर यहीं पर बस नहीं हुआ, बल्कि इस आदमी ने एक नहीं कई लोगों से कर्जा उठा रखा था, और फिर अपने कर्जे को माफ़ कराने के लिए कि कर्जे में कुछ राहत मिल जाए अपनी पत्नी को भेजने लगा। लेकिन पत्नी को ये स्वीकार नहीं था कि पति की ऐसी गलत हरकत की वजह से और ऐसी बुरी लत की वजह से उसको लोगों के नीचे लेटना पड़े, उनके साथ में सोना पड़े, जलील होना पड़े, दूसरे आदमियों के सामने कपड़े उतारना पड़े। ये उसको कतई मंजूर नहीं था। तो पूरी कहानी आपको मैं विस्तार पूर्वक सुनिए, 10 मिनट मेरे साथ जी लगा करके आपको एक सबक और सीख भी मिलेगी। और दोस्तों, इस समाज में, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग आज भी पड़े हैं कि जब आपके सामने ये कहानियाँ, ये इस तरह की स्टोरीज़ और ये घटनाएं आती हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी बहुत संक्षेप में आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने, फेसबुक पेज का भी हिस्सा बने। दोस्तों, सभी के नाम लेने की कोशिश करूँगा निष्पक्ष तरीके से। आपको जो आज समाज में घटनाएँ घट रही हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको आपके सामने मैं निष्पक्ष तरीके से लाता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ पूरी घटना विस्तार पूर्वक। ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की है। अरविंद नाम था उसका। जब 2016 में लक्ष्मी के साथ उसकी शादी हुई थी। लक्ष्मी एक बहुत ही सुंदर और घरेलू वाइफ साबित हुई। सुंदर तो वो है ही थी, उसका रंग रूप, उसका गोरा चिट्टा बदन अरविंद को उसने अपना दीवाना कर दिया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। किसी तरह की अरविंद को और लक्ष्मी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। जीवन में हर वो खुशियाँ आई जिस खुशी के लिए एक कपल जोड़ा हो, कोई भी पति पत्नी हो या कपल हो, कोई भी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, वो सब चाहते हैं कि जीवन की हर खुशियाँ उन्हें मिले। इसीलिए अरविंद और लक्ष्मी की ज़िंदगी में भी सारी खुशियाँ थी। अरविंद ने अपनी सारी कमाई और अपना सारा टाइम पत्नी लक्ष्मी को देना शुरू कर दिया। उसी का ये नतीजा निकला कि बहुत जल्द लक्ष्मी जो है वो गर्भवती हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि हमेशा खुशियाँ जो है या गम हो वो कभी साथ नहीं रहते। लाइफ में आपकी कभी खुशियाँ रहती हैं, कभी गम रहते हैं, कभी अच्छा वक्त आता है तो कभी बुरा वक्त भी आता है। लेकिन लक्ष्मी की ज़िंदगी में ये बुरा वक्त ऐसा आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये दिन भी उसे देखना पड़ेगा। यानी अरविंद को जो है वो जुए की लत लग जाती है। अपने यार दोस्तों में बैठने लगा, और फिर कुछ इस तरह के यार दोस्त थे उसके जिन्होंने उसे जुआ खेलना सिखा दिया। और यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो पल था जिस पल में उसकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। और दोस्तों, जब जुआ खेलने लगा तो पास पल्ले में जो भी था वो सब कुछ हार गया। उसके बाद उसने जिस कंपनी में काम करता था कुछ वहाँ से लोन उठाया, वो भी हार गया। जब एक इंसान जुआ खेलता है ना, लगातार बार बार हार जाता है, तो उसे रुक जाना चाहिए। पहले तो ये सारी बातें ही गलत है, ये चीज़ें गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जुआ हुआ और कुछ रिस्की काम जिनमें आदमी को बर्बाद होने का खतरा रहता है, वो ऐसे होते हैं कि पहले उन कामों को करने में
उसको अच्छा इसलिए महसूस होता है कि वो कुछ राशि जीत जाता है, वो कुछ धन कमा लेता है उसमें, और फिर उसी लालच में वो इतना आगे बढ़ जाता है कि जितना उसने कमाया वो भी चला जाता है, और फिर जो घर होता है वो भी बिक जाता है, और जो प्रॉपर्टी, जो सब कुछ बिक जाता है। लेकिन बस एक दाव के यार, इस दाव में वो जीत जाएगा, सब कुछ अपना लुटा हुआ वसूल कर लेगा, और इसी एक दाव की तलाश में वो बार बार हारता जाता है, और यहाँ तक कि पत्नी को भी अपनी जुए में हार जाता है। दोस्तों, द्रौपदी को जुए में हार गए थे पांडव कौरवों से, लेकिन यहाँ एक दोस्त ने फिर अब अपने बचपन के दोस्त को याद किया। कैसे, वो सुनिए। अब होता क्या है कि अरविंद जो है वो जुए की लत में पड़ जाता है। पहले तो उसने जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ लुटाना शुरू कर दिया, और जब वो सब कुछ लूट गया तो नंबर आया अब घर के गहने, यानी पत्नी का जो जेवर होता है, जो पहनने की चीज़ें होती हैं, जो उसका सौंदर्य निखरता है एक औरत का, जिन चीज़ों को पहनने से सोना चांदी गहने, वो उन पर नज़र उसकी पड़ती है, और वो उस सोने चांदी गहने जो भी थे सोने चांदी के, वो पत्नी से लेता है और उन्हें ले जा करके गिरवी रख देता है। पत्नी को वो समझाता है कि देखो, बस अब की बार एक ऐसा दांव लगेगा कि ये सारा जितना मेरा पैसा गया है ये भी वापस आ जाएगा, और ये तुम्हारे गहने भी मैं छुड़वा करके ला दूंगा। पत्नी बेचारी क्या करती, पति के सामने पत्नी कुछ नहीं कर सकती। जब पति हट्टी हो जाए, जब पति जिद्दी हो जाए, और जब पति किसी गलत रास्ते पर चलने लगे ना, तो उस वक्त में पत्नी अगर पति को ज़्यादा समझाने की भी कोशिश करती है तो फिर नौबत मारपीट तक आ जाती है, और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। पत्नी बेचारी खामोश हो जाती है। लक्ष्मी सोच रही थी शायद उसके भाग्य में यही लिखा है, और शायद उसका पति गलत रास्ते पर चल पड़ा है, आज नहीं तो कल वापस आ जाएगा। लेकिन पत्नी का ये सोचना गलत था, अभी तो और भी बहुत कुछ आगे होने जा रहा था जो उसकी कल्पनाओं से भी बाहर था। अरविंद ने घर के गहने गिरवी रखे, पैसा लेकर के आया, और फिर चला गया वहीं पर जुए के अड्डे पर, और जा करके दांव लगा दिया। लेकिन हाय किस्मत, वो पैसा भी जो पत्नी के जेवर गिरवी रख करके वो लाया था, वो भी सब चला गया। अब घर में रखने को बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब उसकी नज़र पड़ी कि यार, मेरा बचपन का दोस्त है, दिल्ली का रहने वाला, जिसका नाम अभिमन्यु है। इसलिए उसने बचपन के दोस्त को टटोला कि यार 2-4-5 लाख रुपए तो वो भी दे ही देगा, और शायद मैं उससे कुछ लाख रुपए उधार लेकर के इस जुए में लगा दूं तो शायद मेरी गई हुई यानी हारी हुई जो रकम है वो वापस आ जाए। इसलिए वो अपने दोस्त अभिमन्यु को टटोलता है, कहता है यार दोस्त, तू और मैं बचपन के दोस्त हैं, कारोबार भी तेरा भी अच्छा है, लेकिन अभी इस वक्त मैं थोड़ा सा किसी संकट में चल रहा हूँ, और तुझसे यार पैसों की ज़रूरत है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए। अभिमन्यु कहता है कि यार दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर और कौन आएगा, बता कितना पैसा चाहिए। उसने एक बार 2 बार करके जो है कुल मिला करके 8 लाख रुपए अभिमन्यु से कुछ दिन के लिए कह करके ले लिए। अब वो पैसे लेने के बाद में फिर ये अपना जुए खाने में जाने लगा और जुआ खेलने लगा। कुछ दिन तक वो पैसा चला, लेकिन पैसे की रिकवरी तो होती क्या, जो भी पैसा इसने उधार लिया था वो सब चला गया। लेकिन ये लत ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, इतना सब कुछ लुट जाने और लुटाने के बावजूद भी दिमाग में और दिल में ये हसरत ज़रूर रहती है कि यार बस एक दाव अब की बार शायद मेरा नंबर लग जाए, शायद किस्मत इस बार साथ दे। और किस्मत इस बार साथ देने में वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक दोस्त का दिया हुआ पैसा भी सब खत्म हो गया। अब इसने आस पड़ोस या और कोई जो लोग थे ऐसी जान पहचान के जो उसको पैसा दे सकते थे, उनसे भी पैसा लेना शुरू कर दिया। लगभग 15 से 20 लाख रुपए का लोगों से इसने वो पैसा ले लिया जो पैसा इसको हाथ उधार देना था। यानी अपना जो को पल्ले था, कंपनी का लोन था, और बाकी जो घर के गहने थे वो तो है ही था। इसके अलावा भी इसने 8 लाख दोस्त से और बाकी और लोगों से, किसी से 2 लाख, किसी से 5, इस तरह से लेकर के 15 से 20 लाख इसने उधार ले लिया। वक्त गुजरता गया, लेकिन अरविंद की रिकवरी नहीं होती है। कोई दाव ऐसा नहीं लगता है जिसमें वो पैसा वापस आ जाए। परेशान। अब जिन्होंने पैसा दिया था वो अपने पैसे की वापसी के लिए अरविंद से कहने लगे, खास करके वो दोस्त बचपन का जिस पर सबसे बड़ा ज़्यादा
उसको घमंड और गुरूर और भरोसा था कि यार 2-4 साल वो तो मुझसे पैसे मांगेगा ही नहीं, लेकिन उसी ने सबसे पहले उससे पैसों का मुतालबा किया। कहने लगा कि अरविंद यार, मैंने तेरे कहने पर तुझे पैसा दे दिया था, लेकिन वो पैसा मैंने अपने बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दिया था कि चलो महीने 2 महीने में मैं वापस जमा करा दूंगा, पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अब पापा को पता चल गया और वो कह रहे हैं कि वो पैसा मुझे वापस चाहिए और बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत है, इसलिए यार तुझे पैसे का इंतज़ाम करना होगा और मेरा पैसा वापस देना होगा। अरविंद के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा कि यार क्या करूं, पैसे दोस्त को वापस कहाँ से दूं। पैसा देने के लिए तो कोई इस तरह का इंतज़ाम है ही नहीं और ना ही कोई दाव लगा है, और अब आगे दाव खेलने के लिए भी कोई पैसा नहीं। अब तो खाने के लाले भी पड़ गए थे। अब उसको धीरे धीरे कुछ समझ आने लगा था कि यार तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती का जो पाप है, जो पाप का भागीदार हूँ, और इस गलती से जो नुकसान हुआ है यार वो बड़ा मुश्किल है, क्या करूँ क्या ना करूँ। समझ में नहीं आ रहा था कुछ। 2016 से और 2024 आ गया था, इस बीच की ये बात थी। यानी 16 से 20 तक उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक ठाक चली और 20 के बाद जो ये उसको लत लगी तो ये लगभग 20 से और 24-25 आ गया जब का ये जिक्र है। यानी अब ये पैसा इसको वापस देना था। तो 25 जनवरी 2025 को अपने दोस्त अभिमन्यु से अरविंद कहता है कि यार दोस्त, पैसा तो नहीं है, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, अगर तू चाहे तो एक काम हो सकता है, जिस तरह से तू अपना पैसा वसूल कर ले और ये पैसा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन उसके बदले में जो मैं तुझसे कहना जा रहा हूँ ठंडे दिमाग से सोच ले, अगर तुझे सौदा ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर देखी जाएगी। अब अभिमन्यु को अरविंद के सारे हालात का पता चल चुका था कि ये तो भूखा नंगा हो गया, ये पैसा कैसे देगा, इसीलिए वो बार बार उसको पैसा देने के लिए फोर्स कर रहा था कि कुछ भी कर, अपना घर बेच, अपनी बीवी बेच, कुछ भी बेच और मेरा पैसा मुझे वापस दे। अब इसने, अरविंद ने कहा कि यार एक काम कर ले, पैसा तो है नहीं, लेकिन पैसे के बदले जो तेरा कर्ज है उसके बदले तू मेरी बीवी को इस्तेमाल कर ले, मेरी पत्नी को इस्तेमाल करके तेरा अगर कर्ज वसूल हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। क्योंकि अभिमन्यु ने भी अरविंद की बीवी को देखा था। अरविंद की बीवी लक्ष्मी बहुत ही बेहतरीन और एक सांचे में ढली हुई मूरत की तरह एक खूबसूरत पत्नी थी, बिल्कुल हीरोइन की तरह। और अभिमन्यु भी बार बार कभी कभी अपने दोस्त से जब मिलता था और उसकी पत्नी को देखता था तो वो कहता था कि यार तेरे जैसी पत्नी तो बड़ी किस्मत वालों को मिलती है, यार तेरे जैसी पत्नी खूबसूरत मिल जाए, ऐसी बढ़िया हाउसवाइफ मिल जाए तो फिर यार जीवन ही धन्य हो जाए। हमारी पत्नी तो इतनी खूबसूरत नहीं है, तेरी पत्नी तो बिल्कुल जिस्म पर हाथ रखते ही मैला हो जाए जिस्म इसका, इतनी गोरी चिट्टी और इतनी नक्श की बेहतरीन बड़ी। यानी बहुत तारीफ़ उसने अरविंद के सामने अपनी जो है दोस्त की पत्नी की थी। तो दोस्त की पत्नी जो लक्ष्मी थी उसने एक दोस्त की तारीफ़ सुनकर सिर्फ इस बात को सुना और कभी उसको पलटकर इस बात का जवाब नहीं दिया था। यानी एक बहुत ही शरीफ और घरेलू औरत थी लक्ष्मी। लेकिन अब उसके साथ वो होने जा रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब अपनी तरफ से खुद अरविंद ने अभिमन्यु को ये ऑफर किया तो उसके तो दिल के अरमान खिल गए। एक आदमी यही तो चाहता है, यानी जिस किसी को खूबसूरत औरत को या लड़की को उसने देखा है और उसको वो चाहने की या पाने की ख्वाहिश रखता हो और वो ख्वाहिश उसके पहुंच से बाहर हो और फिर अचानक में ऐसा लगे कि वो चीज़ जिसको वो समझता था कि वो उसकी दस्तरस यानी उसकी पहुंच से बाहर है और वो उसे आज खुद उसे आकर के मिल रही है, तो उसकी तो खुशियों का इंतहा ना रहेगी। बस यही सब कुछ हुआ था अरविंद और अभिमन्यु के साथ। जब अरविंद ने यह ऑफर दिया कि यार मेरी पत्नी को अगर तू इस्तेमाल करके तेरा कर्ज उतर सकता है तो फिर मैं तैयार हूँ अपनी पत्नी को तेरे पास भेजने के लिए। अरविंद ने कुछ सोचा और फिर ये सब कुछ ऑफर दे दिया था। पत्नी से बिल्कुल भी नहीं पूछा था कि वो क्या करने जा रहा है। अभिमन्यु ने जब ये सुना तो दिल की दुनिया बदल गई, खुशी के ठिकाने ना रहे और कहता है कि भाई ऐसा तू मेरे साथ कुछ मजाक तो नहीं कर रहा है, कहीं तू मुझे फंसवाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। कहने लगा यार तूने मुझे 8 लाख रुपया कर्ज दिया और अब मेरे पास पैसा नहीं है कर्ज चुकाने के लिए, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद बीवी को इस्तेमाल करके तेरा कर्ज वसूल हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे फंसवाऊंगा या क्या करूंगा, मैं ये बात बिल्कुल सच्ची और हकीकत कह रहा हूँ, इसलिए मेरी बात पर यकीन कर। तो फिर अभिमन्यु कहता है कि ठीक है,
तू अपनी पत्नी को लेकर के मेरे पास आ जा, यानी मध्य प्रदेश इंदौर से तू दिल्ली आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब इधर जो था वो अरविंद भी बहुत खुश था कि यार चलो पत्नी के बदले उसका कर्ज माफ़ हो जाएगा, 8 लाख का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए वो पत्नी से कहता है कि चलो तैयार हो जाओ और चलते हैं दिल्ली। पत्नी को ये नहीं बताया कि वो क्या करने उसको ले जा रहा है, किस लिए ले जा रहा है, इन बातों से बिल्कुल बेखबर लक्ष्मी तैयार होती है। बस उसे वो बताता है कि यार दिल्ली दोस्त के यहाँ घूमने जा रहे हैं। लक्ष्मी जो थी वो अभिमन्यु को एक अच्छा इंसान मानती थी और उसको पता था कि पति पत्नी के बीच में उसके पति के और अभिमन्यु के बीच में दोस्ती है और दोस्त के घर जा रहे हैं, अच्छी बात है, होता है, चलता है भाई, हम भी जाते हैं अपने दोस्तों के घर में अपने बच्चों को लेकर के और वहाँ कुछ पल कुछ घंटे बिताते हैं, 1 दिन 2 दिन भी रुकते हैं, खाया पिया ऐश किया मज़े किए आ गए। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि दोस्त के सामने बीवी को परोस दिया, ये बिल्कुल भी बहुत ही हया के ख़िलाफ़ है ये मामला, शर्म गैरत के ख़िलाफ़ है ये मामला और कोई भी इंसान इसको अच्छा नहीं कहता, समझे। अब आगे क्या हुआ वो सुनिए। लक्ष्मी तैयार होती है और पति के साथ बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सवाल किए चली जाती है दिल्ली। दिल्ली आने के बाद जब शाम होती है, पहले तो उसने अभिमन्यु ने इनकी आओ भगत के दिन में जब शाम हुई तो अरविंद पत्नी को अभिमन्यु के घर में छोड़ करके चला जाता है वापस रात बिताने कहीं और। जब काफ़ी टाइम हो गया, सोने का टाइम हुआ, रात को 9 बज गए और ये अरविंद वापस नहीं गया। पत्नी अभिमन्यु के पास में अकेली है और अभिमन्यु ने जब उसको बेडरूम में बुलाकर कहा कि भाभी अब अपने जो है वो वस्त्र जो आपने धारण किया हुआ है उनको एक तरफ उतार करके रख दो और मैं तुम्हारा अंग मेरे सामने अंग प्रदर्शन करो, यानी मेरे सामने अपने अंगों को दिखाओ और मैं तुम्हें आज रात इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर के लक्ष्मी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसे तो यकीन भी नहीं हुआ कि इतना अच्छा दोस्त उसके पति का ये कह रहा है। कहने लगी कि अभिमन्यु तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, ठीक तो हो, होश में तो हो, तुम जानते हो किससे ये कह रहे हो, मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। और तुम्हारे दोस्त को अगर पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उन पर, अभी आते ही होंगे, वो बाहर काम से गए हैं किसी, और तुमने अकेली देखकर मुझे इतनी बड़ी बात कह दी। ये गंदी सोच और ये गंदी मानसिकता मेरे प्रति तुम कब से रख रहे हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ। कहने लगा कि देखो भाभी, खुली खुली बात यह है कि अरविंद यहाँ से जा चुका है, आज रात वो मेरे पास छोड़कर तुम्हें जा चुका है और सही बात तो यह है कि अरविंद ने मुझसे कर्ज ले रखा है और जो वो चुकाने में असमर्थ है। जब मैंने उससे पैसे वसूल करने के लिए बार बार फ़ोन किया तो उसने कहा कि मेरी बीवी को इस्तेमाल कर लो, तो मैंने भी उसको कह दिया कि ठीक है, अपनी बीवी का इस्तेमाल करा दे और मैं ये कर्जा माफ़ कर दूंगा। तो कुल मिलाकर अरविंद अपने जुए में जो हारे हुए पैसे हैं उनके बदले मेरे पास ये पैसे वसूल करने के लिए तुम्हें छोड़ करके गया। बीवी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या करती, कोई जान बचाने के लिए नहीं था, कोई उसकी इज्जत आबरू बचाने के लिए वहाँ नहीं था, क्योंकि पति खुद उसको जो है उस नर्क में झोंक करके गया था। इसलिए अभिमन्यु ने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया, लक्ष्मी को अपने बेडरूम में खींचा और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद रात भर जो हुआ वो शायद कल्पनाओं से बाहर है। अभिमन्यु ने जो दरिंदगी लक्ष्मी के साथ की वो एक बहुत ही भयानक थी, जिसको लक्ष्मी पूरी ज़िंदगी कभी सहन नहीं कर पाएगी। वो उस तरह से उसने शारीरिक संबंध उसके साथ नहीं बनाए जो नेचुरल तरीके से एक मर्द औरत बनाते हैं, बल्कि उसने ऐसी अप्राकृतिक कुछ बातें, कुछ चीज़ें की जो लक्ष्मी के दिल को चुभ जाती हैं, हमेशा हमेशा के लिए ठेस पहुंचा जाती है। बहुत रात भर वो जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ ख़त्म होने के बाद सुबह हुई, अरविंद बीवी को लेकर के पहुंच जाता है इंदौर। पत्नी ने पति को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन पति कहता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा या रास्ता नहीं था। और दोस्तों, ये सिलसिला एक बार में ही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभिमन्यु को अरविंद की बीवी का चस्का लग चुका था। अरविंद से अभिमन्यु कहता है कि देखो 8 लाख रुपए हैं और तुम क्या सोचते हो कि एक बार में ये पूरे हो जाएंगे? 8 लाख में एक रात में तुम्हारी बीवी इतनी बढ़िया नहीं कि 8 लाख रुपए में
मैं एक रात के लिए उसको खरीदूं। हाँ, ऐसा है कि चलो 1 लाख रुपए ख़त्म कर देता हूँ, एक बार तुम मेरे पास छोड़ करके गए, मैं 1 लाख रुपए ख़त्म कर देता हूँ, अभी 7 लाख रुपए बाकी और हैं और तुम्हें मेरे पास इसको छोड़ना पड़ेगा। यही मामला दोबारा भी हुआ और दोबारा एक बार फिर दिल्ली लेकर के आया। पत्नी बेचारी मजबूर, उसने फिर पति का कर्ज वसूल कराया और फिर वो वापस चली जाती है। लेकिन उसकी आत्मा इतना छलनी हो चुकी थी, अरविंद इतना खतरनाक और इतना जानवर और इतना वहशीपन उसके साथ करता था कि उसको डर लगता था उसके पास जाते हुए। लेकिन क्या करती, पति की किए हुए पापों का बदला पत्नी को चुकाना पड़ रहा था, पत्नी को ये सब कुछ करना पड़ रहा था। अब होता क्या है कि तीसरी बार फिर ये कहता है कि 2 लाख उतर गए, अभी 6 लाख बाकी और है। अब तीसरी बार उसने फिर बुलाया कि आ जाओ, महीना 2 महीना के बाद। इस बार पत्नी ने जाने से इनकार कर दिया कि मैं उस जानवर दरिंदे इंसान के पास नहीं जाऊंगी। ऊपर से जो और कर्जदार थे वो भी अपना कर्ज वापस मांग रहे थे। अरविंद ने सोचा यार ये तरीका बढ़िया है, एक रात के लिए पत्नी को भेज दूंगा किसी के पास भी और उसका कर्जा उतर जाएगा, और लोगों के पास भी भेजने के लिए मजबूर करने लगा। पत्नी ने अब सोचा कि बात हद से ज़्यादा गुजर चुकी है, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। और फिर एक दिन उसने अपने भाई को बुला लिया। भाई को बुलाने के बाद सारी कहानी बता दी, सारी स्टोरी सुना दी शुरू से आखिर तक कि इतना कर्जा इसके ऊपर है और अब कर्जा अपना ये उतारने के लिए मुझे लोगों के पास भेज रहा है। 2 बार इसने मुझे अपने दोस्त के पास भेज दिया जिसने मेरे साथ रात भर जो दरिंदगी की उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं जिंदा तो हूँ लेकिन आत्मा मेरी मर चुकी है, बिल्कुल छलनी हो चुकी है। वो औरत क्या जिंदा रहेगी जिस औरत की इज्जत पर उसके पति के अलावा कोई और हाथ डाल दे, तो वो जिंदा लाश की तरह हो जाती है। एक इज्जतदार औरत से पूछो उसकी इज्जत की कीमत क्या होती है, बेइज्जत से नहीं। जो बेशर्म बेहया हो जाती है उनसे इज्जत की कदर मत पूछो, बल्कि उससे पूछो जो पतिव्रता होती है, उससे पूछो जो अपने पति के अलावा कभी किसी दूसरे के सामने अपने वस्त्रों को हीन नहीं करती है। इसलिए बहन ने भाई को रो रो कर सारी बात बता दी। भाई इतना गुस्से में था कि शायद वो अपने बहनों का कत्ल कर दे, लेकिन भाई ने बहन की बात सुन करके और बहन ने भाई को समझाया कि भाई इस वक्त तुम अपने जीजा को कुछ मत कहना, कानून के द्वारा जो कुछ होगा कानून के द्वारा होगा। तुम कुछ कहोगे या करोगे तो तुम जेल में चले जाओगे। मेरी घर गृहस्थी तो बर्बाद हुई है, तुम्हारी घर गृहस्थी भी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इसको तरीके से मारना है। अब भाई अपनी बहन को लेकर के थाने पहुंचा और इंदौर थाने में जा कर के ये तहरीर देते हैं। पुलिस ने जब तहरीर ली, पढ़ी, तो हिल गई पुलिस कि यार आज के दौर में ये साला पुराने ज़माना में ये इस तरह की बातें सुनी थी, महाभारत में सुनी थी, लेकिन आज के दौर में इस तरह के मामलात चल रहे हैं। आज के दौर में कहीं कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं, ज़मींदारों वाली के ज़मींदार ने बुला लिया अपने किसान में काम करने वाले लोग, कि ये अजीब मामला है। एक अच्छा खासा व्यापारी है, काम करने वाला, जॉब करने वाला, पढ़ा लिखा सरकारी इंसान, कैसे वो ऐसा कर सकता है पत्नी को? तो ये बड़ा विचित्र हमारा देश है और इसमें इस तरह की घटनाएं या किस तरह की घटनाएं कब घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस ने तहरीर ली। जब अभिमन्यु और अरविंद को इस बात का पता चलता है कि पत्नी उनके खिलाफ आवाज़ उठा दी है और पहुंच गई है थाने, तो दोनों फरार हो जाते हैं। अरविंद जो है वो अपने घर से इंदौर से फरार हो जाता है, अभिमन्यु दिल्ली से फरार हो जाता है। अब पुलिस दोनों की तलाश में है, लेकिन कहानी लिखे जाने तक दोनों की तलाश जारी थी, पकड़े नहीं गए थे। पुलिस ने लक्ष्मी और उसके भाई को आश्वासन दिया है कि ये अगर पाताल में भी जाकर छुप जाएंगे तो इनको बरामद किया जाएगा। अभिमन्यु और अरविंद के खिलाफ जो है, अभिमन्यु के खिलाफ जो है वो 76 धाराएं उन पे कौन कौन सी लगी हैं मैं आपको बता देता हूं। कितनी धाराएं पुलिस ने उन पर लगाई है, ये मेरे पास पेपर की कटिंग थी, तो ये है जी आपका, ये रहा। हाँ, धारा 498A, 366, 376 और 377 में केस दर्ज किया गया है। तो इस तरह की घटनाएं दोस्तों घट रही हैं। क्या किया जाए? चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, कमेंट करने वालों में सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद रऊफ़, वाइफ है नाहिद बानो हैदराबाद से, और दानिश अंसारी सरदाना मेरठ से हैं। ओंकार छोटा भाई बक्सवीर, पापा जी राजप्रीत, दादाजी इकबाल सरदार, गांव जोड़कियाँ, जिला श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ राजस्थान से है। महराज आलम गोंडा दिल्ली से हैं।
और जी राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, अब्दुल हादी तकदीर फातमा डॉक्टर अब्दुल समी पुली बाज़ार कानपुर से, और ये फेसबुक पर हमें सुनते हैं बोहरा जी कहा कि हम भी भाई सुनते हैं, हमारे नाम भी लिया करो। तो बोहरा जी आपका भी नाम आ गया। चलिए कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।